जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है किस प्रकार से अपना फंक्शन करता है, कार्य करता है। तो आइए हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहने का मतलब होता है श्वसन अंग। श्वसन अंग जो होता है किसी भी जीव को या किसी भी जानवर को जो है ना, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं, वो श्वास मतलब वायुमंडल से श्वास कहें या ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने और शरीर में जो बने ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उन्हें वायुमंडल में छोड़ने में सहायता करते हैं। अलग अलग जीवों में जो होते हैं वो श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल का, एक्वेटिक एनिमल मतलब जलीय जीव। जलीय जीव में जो है श्वसन का काम करने वाले जो श्वसन अंग होते हैं, वो श्वसन अंग जो होते हैं गिल्स होते हैं। गिल्स कहने का मतलब क्लोम। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उनमें श्वसन का काम जो करता है वो अंग जो होता है वो क्लोम होता है। जैसे कि अगर बात करें मछली का, मछली एक जलीय जीव है। मछली जो होती है अपने मुख से जो है वो पानी को अपने अंदर लेती है और उसमें से पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसे अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। उसके बाद क्लोम के माध्यम से जो है वो ऑक्सीजन को सॉरी पानी को जो है वो बाहर जो है वो निकाल देती है। गिल्स के माध्यम से जिस एनिमल में श्वसन होता है वो जो है उनके अंदर जो है बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे इस प्रोसेस के माध्यम से जो है अपने शरीर के अंदर के ऑक्सीजन की आपूर्ति कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में, यानी स्थलीय जीव के बारे में, स्थलीय जीव के बारे में, तो स्थलीय जीव जो होते हैं इनके अंदर ऑक्सीजन की आप ऑक्सीजन की जो डिमांड होता है ना शरीर में वो बहुत अधिक होता है। इसे जो होता है गिल्स के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनमें एक अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम लंग्स के नाम से जानते हैं। लंग्स को पल्मोनरी बोला जाता है। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि लंग्स जो होता है इसका बायोलॉजिकल नेम पल्मोनरी होता है। लंग्स का हिंदी होता है फेफड़ा और पल्मोनरी को कहते हैं फुफ्फुस। यानी फुफ्फुस को ही फेफड़ा ही कहा जाता है, या लंग्स कहे या पल्मोनरी कहे सेम चीजें हैं। कुछ कुछ जीवों में जो है श्वसन के लिए जो है वो उनके अंदर ना ही लंग्स होता है और ना ही गिल्स होता है, बल्कि वे जो है अपने स्किन के माध्यम से जो है वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। वैसे जीवों में जो है उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं ना वो वायुमंडल के संपर्क में रहते हैं। हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जैसे कि लंग्स, लंग्स जो है वो तो वायुमंडल से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स है, सेंसिटिव ऑर्गन है। ये जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नाजुक होते हैं। तो इन्हें जो है बहुत ही हाईली सिक्योर करके हमारे थोरेसिक कैविटी में इसको जो है सिचुएटेड कर दिया गया है, स्थित कर दिया गया है। जैसे कि हमें जानते हैं कि हमको मतलब थोरेसिक कैविटी क्या होता है। थोरेसिक कैविटी जो होता है हमारे चेस्ट के अंदर, हमारा जो चेस्ट है ना इसमें जो रिब्स होता है, रिब्स जो होता है एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। केज मतलब पिंजरे की जैसी संरचना बनाती है। उसमें जो खाली जगह होता है उसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारा लंग्स सिचुएटेड होता है, यानी फेफड़ा स्थित होता है। हार्ट भी जो है थोरेसिक कैविटी में ही स्थित होता है। आइए अब हम समझते हैं कि मनुष्य में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो रेस्पिरेशन शुरू होता है वो नाक के माध्यम से होता है। नाक में आपको यहाँ दो छिद्र दिख रहा हो। ये जो छिद्र है इसे नासा छिद्र के नाम से जाना जाता है। यानी नाक में जो ये दो छिद्र होते हैं इसे नासा छिद्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा जो नाक है ना वो दो भाग में बटा हुआ है और दो दो भाग दोनों भाग जो होते हैं ना उस दोनों भाग को हम लोग कहते हैं नासा द्वार। यानी हम श्वास लेते हैं तो नासा छिद्र से होते हुए नासा द्वार के पास पहुंचती है और नासा द्वार जो है आगे जाके ओपन होती है, यानी खुलता है। वो जहां पे ये खुलता है वहीं पे जो है
हमारा जो ऑयसोफेगस होता है, सॉरी ऑयसोफेगस कहना गलत हो जाएगा, जैसे कि हमारे बगल कैविटी का जो रास्ता होता है, यानी मुख गुहा का जो रास्ता होता है, और ये जो नासा द्वार के जो रास्ते होते हैं जहां दोनों आपस में मिलते हैं, उस भाग को हम लोग फायरिंग्स कहते हैं। उस भाग को हम लोग फायरिंग्स बोलते हैं। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि वायु जो है नासा छिद्र से होते हुए नासा द्वार के पास पहुंचती है, और उसके बाद जो होता है फायरिंग से होते हुए उसके जस्ट नीचे जो होता है लेयरिंग्स होता है। लेयरिंग्स लेयरिंग्स के जो है हम लोग साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। साउंड बॉक्स। अगर हम देखें कि लेयरिंग्स कौन सा रीजन में पाया जाता है, तो वो रीजन ये होता है जिसे हम एडमस एपल के नाम से भी जानते हैं, कंठमणि के नाम से भी जानते हैं। श्वास जो होता है वो कंठमणि से होते हुए जो है ट्रेकिया से होते हुए लंग्स में प्रवेश करता है। ये जो लंबी नली दिख रहा है लेयरिंग्स के नीचे, इसे हम ट्रेकिया नाम से जानते हैं। ट्रेकिया मतलब होता है ग्रसनी। ग्रास नली नहीं होती है बल्कि ग्रसनी होती है। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पढ़े थे वहां पे ग्रास नली ओएसोफेगस था, लेकिन यहाँ पे ट्रेकिया है ग्रसनी। ग्रसनी के माध्यम से श्वास जाती है लंग्स तक, और ग्रास नली के माध्यम से भोजन जाता है स्टोमक तक, यानी आमाशय तक। आप देख रहे होंगे ध्यान से, अगर देखे तो यहाँ पे ट्रेकिया में जो है कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक, ये रिंग लाइक नहीं ना होकर बल्कि ये सी शेप का होता है। कैसा होता है? सी शेप। सी शेप कहने का मतलब ये सामने से तो ये राउंड टाइप के दिखता है, लेकिन पीछे से आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता। ये जो रिंग होता है वो पीछे से आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि सी शेप में होते हैं, क्योंकि सी आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है, सी शेप में होते हैं। अब इनका भी कुछ ना कुछ तो फंक्शन होता है हमारे शरीर में। इसका फंक्शन ये होते हैं कि ये जो ट्रेकिया होती है ना, इसके माध्यम से श्वास जब अंदर लंग्स में प्रवेश करती है तो उस दौरान तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन केस कभी श्वास हम रोक ले, या जिस समय हमारे ट्रेकिया के अंदर जो है वायु नहीं है या नहीं रहता है, तो उस समय ऐसा संभावना है कि ट्रेकिया जो है कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स होने का मतलब, जैसे कि अगर हम कोई एक पॉलिथीन बैग ले ले और उसमें अगर हम फूक मारे तो वो फूल जाता है, लेकिन फिर से अगर हम श्वास खींच ले तो क्या होगा? तो श्वास खींचने के दौरान ये होगा कि जो पॉलिथीन बैग होगा वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस इसमें जो है अगर मान के चलो हमारे ट्रेकिया में जो है वो एयर नहीं है, तो उस समय इसे कोलैप्स होने की संभावना बहुत ज्यादा, बहुत अधिक रहती है। इसलिए जो है इसमें सी शेप के रिंग्स पाए जाते हैं। सी शेप के रिंग्स पाए जाते हैं। इस ये जो रिंग है ना, ये कार्टिलेज के बने होते हैं। ये जो सी शेप के रिंग होते हैं वो कार्टिलेज का बने होते हैं, मतलब वो उपास्थि के बने होते हैं। ये पूरी तरह से हड्डी नहीं होते हैं, अस्थि नहीं होते हैं, बल्कि ये कार्टिलेज होते हैं। कुछ गुण इनका उपास्थि के कुछ गुण अस्थि से मिलता जुलता रहता है। जैसे हमारे कान का पिन्ना, ये भी जो है उपास्थि का बना हुआ है, न कि हड्डी यानी अस्थि का बना हुआ है। ठीक है, आगे चले तो ट्रेकिया से होते हुए वायु जो है वो ब्रोंकाई से होते हुए, इसका नाम है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ब्रोंकाई से होते हुए आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पतली पतली नलियों में जो है वो विभाजित हो जा रही है। ये जो पतली पतली नलियां हैं इसे हम ब्रोंक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ब्रोंक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद इसके अंतिम पार्ट पर आप देखें तो कुछ इसका स्वेलन टाइप का स्ट्रक्चर है, फूला हुआ कुछ स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एल्वियली। एल्वियली एल्वियली को हिंदी में कहते हैं कुपिका। कुपिका वही स्थान है जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान जो है गैसियस एक्सचेंजेस के फंक्शन होते हैं। गैसियस एक्सचेंजेस कहने का मतलब, जैसे हम श्वास लिए तो ऑक्सीजन जो होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही, बल्कि वायुमंडल में जितने गैसेस हैं सारी गैसेस हमारे लंग्स में प्रवेश करती है। लंग्स में एल्वियली तक जाती है। कैसे जाती है? नासा छिद्र से होते हुए, नासा द्वार से हुई, और फायरिंग से होते हुए लेयरिंग, लेयरिंग से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स के लास्ट भाग में, एकदम अंतिम भाग में जो होता है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एल्वियली को कह सकते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर। बलून लाइक स्ट्रक्चर मतलब गुब्बारे की जैसी संरचना इसमें
आइए हम समझते हैं कि श्वसन का प्रोसेस किस प्रकार होता है, ये तो हम समझ गए। लेकिन अभी हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी ये है, बहुत ज्यादा आवश्यकता इस चीज की है कि आखिर श्वास जो है वो अंदर, फेफड़ा के अंदर कैसे चला जाता है, बाहर कैसे चला जाता है। तो ऐसा इसलिए हो पाता है एक, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम। होता क्या है कि जब हम श्वास ग्रहण करते हैं, श्वास ग्रहण करने के दौरान क्या होता है कि जो डायफ्राम जो है, इसका स्ट्रक्चर आपको इस टाइप से दिख रहा है, लेकिन ये क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, यानी नीचे आ जाता है। और साथ ही साथ हमारे जो रिब्स होते हैं ना, ये ऊपर की ओर मूवमेंट करते हैं इस प्रकार से। तो होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर जाता है, यानी चपटा हो जाता है, और रिब्स ऊपर की ओर जाता है, तो हमारे जो लंग्स होता है ना, लंग्स का जो वॉल्यूम है, आयतन है, बढ़ जाता है। जिस कारण से जो होता है कि वायुमंडल में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके बराबर करने के लिए हवा जो है तुरंत हमारे नाक से प्रवेश कर जाती है फेफड़ा में। और जैसे ही बराबर हो जाती है, तो बराबर होने के बाद तब तक ये सारी गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो जाता है। और गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस के बाद जो है, जैसे हम गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस होने तक सांस रोके नहीं रहते हैं, बल्कि छोड़ देते हैं। छोड़ते ऐसे हैं कि ये जो डायफ्राम है ना, ये जो चपटा हो गया था, फिर से अपना शेप में आ जाता है। और बल्कि जब हम सांस छोड़ देते हैं, हमारी पसलियां भी जो है नीचे की ओर गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिस वजह से जो है हम श्वास को भी जो है छोड़ देते हैं, बाहर एक्सेल कर देते हैं। होती क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचती है एलवीएली के अंदर, तो एलवीएली के पास जो होता है ना, एलवीएली के पास जो है वो पतली पतली जो होती है वो कैपिलरीज होते हैं, ब्लड कैपिलरीज, पतली पतली ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं इस टाइप से। पतली पतली ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज में जो है कुछ वेन्स होती है, मतलब वेनलेट्स होती है, और कुछ आर्टियोल्स होते हैं। मतलब कुछ कुछ जो होती है वो एकदम पतली महीन धमनियां होती है, और कुछ एकदम सिराया होती है, जो कि क्या करती है कि इसमें, यानी एल्वियली के अंदर जो ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन जो है, सॉरी ऑक्सीजन कहना सही नहीं है, इसमें जो है वो वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसेज, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे तो 0.03% होते हैं, लेकिन बाकी दुनिया की सारी गैसेज जो है, अब जो बचा हुआ भाग है, यानी 0.73, सॉरी 97% जो बच गया है, यानी ऐसा हम कह सकते हैं दुनिया की ऑल गैसेस जो है वो आ जाएगी 0.97% में। तो 0.9% में जो है दुनिया की सारी गैसेज आ जाती है। ये सारी गैसेज जो होती है हमारे श्वास नली के माध्यम से जो है एल्वियली तक पहुंचती है। लेकिन उसके बाद क्या होती है कि हमारे जो ब्लड, एल्वियली के पास से जो ब्लड कैपिलरीज जो गई होती है, यानी पतली पतली धमनियां जो गई होती है, तो पतली पतली सिराएं जो गई होती है, धमनी का काम होता है शुद्ध ब्लड को ले जाना, और सिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को ले आना। तो यहाँ पे जो धमनियां होंगी, यानी पतली पतली जो कैपिलरीज होंगे, उनके अंदर रक्त होंगे। रक्त यानी ब्लड, ब्लड को हम लोग रक्त नाम से जानते हैं, या रुधिर नाम से जानते हैं। इसे उर्दू में खून भी कहा जाता है, खून नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो कैपिलरीज होते हैं, इसके अंदर ब्लड्स होते हैं, ब्लड सेल होते हैं। ब्लड सेल के अंदर जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक ऐसा वर्णक है, पिगमेंट है, जिसके वजह से जो है मनुष्य का रक्त जो है ना वो लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन वर्णक जो होते हैं वो ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, यानी ऑक्सीजन को अपने अपने में बाइंड कर लेते हैं, बांध लेते हैं। और रक्त रक्त जो है जिस प्रकार से यहाँ से सीधा हार्ट में प्रवेश करती है, मतलब लंग से होते हुए हार्ट में प्रवेश करती है, और हार्ट जब पंप करता है तब पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर उसके बाद क्या होती है कि ऑक्सीजन जो है वो पहुंचती है सेल के पास, और सेल में कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में थोड़ी ही देर में चर्चा करेंगे, यानी इसके बाद के टॉपिक में तुरंत चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो रक्त जो होता है लेकर फिर आएगा, और लेके आने के बाद जो है कैपिलरीज के माध्यम से जो है और पहुंचा देता है फिर से एल्वियली के पास, और एल्वियली जो होता है उसे बाहर जो है छोड़ देता है। अब हम समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि हम ऑक्सीजन लिए, तो ऑक्सीजन जो होता है वो एल्वियली के पास पहुंच गया, और पहुंचने के बाद ये ऐसा कैसे हो जाता है कि एल्वियली से ऑक्सीजन जो होता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही कैसे जो होता है वो रक्त में मिल जाता है।
और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो है एलवीएलई के अंदर आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि एलवीएलई से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सारे गैसेस मिक्स हो जाए उसमें, लेकिन ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन ही सिर्फ क्यों मिक्स होती है इसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो होता है गैसियस एक्सचेंजेस, यानी एलवीएलई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जो है जो आता है, और एलवीएलई में जो हम श्वास ग्रहण, ऐसे जो श्वास ग्रहण करते हैं वो एलवीएलई तक जाता है। तो इसमें एलवीएलई से जो ऑक्सीजन होता है वो रक्त में जो जाता है, और रक्त में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एलवीएलई में प्रवेश करता है। ये जो है एक प्रोसेस के माध्यम से पूरा होता है जिसे हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। डिफ्यूजन, आइए हम समझते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। डिफ्यूजन में होता क्या है कि कोई भी चीज जो है वो हायर कंसंट्रेशन से जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है वो गमन करती है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है वो गमन करती है। अगर हम देखें तो एलवीएलई में जो वायु होते हैं, मतलब जो गैसेस होते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो बहुत अधिक होती है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो कम होती है। लेकिन जो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा जो ब्लड लाया जाता है एलवीएलई के पास, उसमें देखें तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लेकर गए थे, ऑक्सीजन जो है जो हम 17% जो है यानी 17% जो है जो वायुमंडल से लेके गए थे अंदर, वो होती क्या है कि इस कुछ प्रोसेस के दौरान जो होती है ना, वो वायु ऑक्सीजन को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है कुछ प्रोसेस के माध्यम से। तो उस दौरान क्या होती है कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो जाती है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाता है। तो होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही एलवीएलई के पास जब अगर ब्लड पहुंचेगी तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण यह ब्लड में मिक्स हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन में ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो रक्त में जो रक्त आई है सेल से होते हुए होके एलवीएलई के पास, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लेकिन एलवीएलई के पास जो होता है, ये जो कुपिका दिख रहा है इसके पास जो होता है, जब हम श्वास लिए होते हैं तो इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सारा किसमें आ जाती है, एलवीएलई में, और जिसे हम बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ते हैं तो हम इसे ही कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। आइए हम थोड़ा समझते हैं, हम लोग गैसेज लेते हैं तो कितनी मात्रा में लेते हैं, कितनी छोड़ते हैं। तब वायुमंडल में जितनी मात्रा में गैसेज हम लेते हैं उतना ही मात्रा में, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, हम लोग लेंगे भी 78%। ऑक्सीजन है 17%, तो हम लेंगे भी 17% ही। कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में 0.03%, तो हम ग्रहण भी करेंगे 0.03% ही। बाकी ऑल गैसेस जो है, दुनिया की सारी गैसेस जो है इसके अंदर आएगी 0.97 के अंतर्गत। तो इसमें जो है 0.97% ही बाकी दुनिया के सारा गैसेज हम अंदर ग्रहण करेंगे। लेकिन इतना इनहेलेशन में होता है, यानी श्वास अंदर ग्रहण करने के प्रोसेस में इतना परसेंट जो है हम लोग गैसेज अंदर ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम एक्सहेलेशन करेंगे, एक्सहेलेशन मतलब जब श्वास छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम 78% लेते हैं तो 78% छोड़ भी देते हैं। उसके बाद जो है ऑक्सीजन का यूज हम लोग के शरीर में, क्या हम लोग 70% जो है, सॉरी 21% जो है ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, तो क्या 21% को ही हम टोटल कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इतना ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं होती है, बल्कि ऑक्सीजन जो होती है 17% जो है हम उसे एक्सेल कर देते हैं, बाहर की ओर छोड़ देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हम लगभग 4% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का यूज किए, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट होने के बाद जो है बाहर एक्सेल कर दिया जाएगा। यानी हम अगर ध्यान से देखें तो 5.03% के आसपास आएंगे अप्रोक्स, लगभग। और बाकी ऑल गैसेस जो है उतना ही मात्रा में जो है उसे हम बाहर एक्सेल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसके बाद का हमारा टॉपिक है कि अभी हम समझेंगे कि आखिर यहाँ तक हमारा लंग्स का काम तो खत्म हो जाता है, लेकिन सेल के अंदर यानी एलवीएलई के बाद जो है ब्लड कैपिलरी जो होता है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है कहाँ? ब्लड कैपिलरी में जो रक्त होते हैं वो रक्त लेके जाते हैं सेल के पास। यानी हमारे शरीर में जो सेल होते हैं, उस सेल में जो होता है श्वसन किस प्रकार होते हैं इसके
आइए अब हम समझते हैं कि जब ऑक्सीजन जो है कोशिका के पास पहुंच जाती है तब का प्रोसेस क्या होता है, यानी कोशिका के अंदर कौन कौन से प्रोसेस पूरा होते हैं। जैसे ही रक्त जो होते हैं ना उस सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, सेल के पास कहना सही नहीं है, ऐसे कहिए कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच जाते हैं, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जैसे ही ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचती है तो हम शुरू से जानते हैं, जैसे हम लोग की जानकारी है थोड़ी बहुत कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना वो कोशिकीय श्वसन में मदद करता है। आखिर कैसे करता है इस बारे में देखते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन हमें थोड़ा सा और पहले का प्रोसेस देखना होगा। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ाए थे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बताए थे कि जब भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जा रहा था, पच जा रहा था, तब डाइजेस्ट होने के बाद जो है ना दीर्घोम उसको अवशोषित करके रक्त में मिला देता था। जब अवशोषित करके रक्त में मिला देता था तो रक्त जो था वो जो पचे हुए न्यूट्रिएंट्स थे, पोषक तत्व थे, उसे लेकर सेल तक पहुंचा देता था। तो सेल के बाद पहुंचाने के बाद क्या पूरी सेल में पहुंचाता होगा? नहीं, बल्कि वो साइटोप्लाज्म में ले जाता था, कोशिका द्रव में ले जाता था, कोशिका द्रव में। तभी हमें ये दोनों प्रोसेस जो है एक साथ पढ़ना होगा। अगर कोई ऐसा पूछे कि हमें श्वास लेना क्यों आवश्यक है, तो श्वास लेना इसलिए आवश्यक नहीं है कि हमको हमें जीवित रहना है, बल्कि इसलिए आवश्यक है कि हमें एनर्जी चाहिए। खाना खाने से हमें एनर्जी नहीं मिलता है, बल्कि खाना खाने के साथ अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करें तो एनर्जी बनेगा ही नहीं हमारे शरीर में, और एनर्जी बनेगा ही नहीं तो हमें ताकत लगेगी। जब जब जो है इंसान भोजन ग्रहण करता है तो डाइजेस्ट होने के बाद दीर्घों उसे अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करने के बाद कोशिका द्रव में उसे न्यूट्रिएंट्स को ब्लड जो है वो पहुंचा देते हैं। तो पहुंचाने के बाद क्या होती है कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो सारा जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होती है, ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म के अंतर्गत नहीं जाती है, बल्कि होता क्या है कि साइटोप्लाज्म में जो जो मोलेकुल्स जाते हैं भोजन के, उसका जो होता है वो एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से जो है जो भोजन के मोलेकुल है उसे तोड़ा जाता है, और तोड़ा जाता है पाइरुवेट में। पाइरुवेट में पाइरुवेट ऐसा है कि पाइरुवेट भोजन के जो मोलेकुल है पाइरुवेट में तोड़ने के लिए जो है कुछ न कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि साइटोप्लाज्म खुद प्रोड्यूस करती है, खुद बनाती है। तो साइटोप्लाज्म जो है 4 एटीपी का निर्माण करती है। एटीपी जो है वो ऊर्जा का ही एक यूनिट है, जो कि बहुत माइन्यूट, बहुत कम मात्रा। हम लोग के शरीर में जो एनर्जी एनर्जी का जो यूज होता है उसे हम ग्लूकोज के रूप में मापते हैं, लेकिन अगर शरीर के किसी एक ऑर्गन को, यानी किसी एक अंग को जो है अगर एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उसे हम एटीपी में जो है एनर्जी देते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर किसी एक गांव को लाइन चाहिए तो ट्रांसफार्मर से दे देते हैं, लेकिन किसी एक घर को चाहिए तो सीधा ट्रांसफार्मर थोड़ी जोड़ देंगे। उन्हें जो है अलग अलग जो है क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसफार्मर से होकर अलग अलग कनेक्शन दिया जाता है, न कि ट्रांसफार्मर ही दे दिया जाता है। किसी सिंगल घर में हम 33,000 थोड़ी जोड़ देंगे कि उसके घर में जो है वो सीधा लाइन मतलब कनेक्शन ठीक से हो जाए, करंट ठीक से पास हो। इसीलिए क्या होता है कि हमारे शरीर में भी जो है कुछ कुछ ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन्स को जो है एटीपी में एनर्जी दिया जाता है, यानी बहुत कम मात्रा में एनर्जी मिलता है, क्योंकि उतना ही उनकी आवश्यकता होती है। अब मोबाइल चार्ज करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट पोल पे तार चढ़ा के मोबाइल में लगा दें। उसे एक प्रोसेस से गुजरना होता है, जैसे कि चार्जिंग सॉकेट, चार्जर चाहिए। वैसे ही हमारे शरीर में जो है एनर्जी के लिए जो है एटीपी के रूप में जो है एनर्जी हमारे ऑर्गन्स को मिलता है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो 4 एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी जो है जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है तो 4 एटीपी में जो है 2 एटीपी जो है वो यूज हो जाता है, यानी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जो है 2 एटीपी का उपयोग हो जाता है, बल्कि यहाँ पे 2 एटीपी जो है वो बचा हुआ रह जाता है। और यहाँ पे पाइरुवेट तो बना ही, और साथ साथ 2 एटीपी जो है वो भी जो है वो बचा हुआ रह जाता है। इसके बाद जो है ये जो पाइरुवेट है, जैसे अगर हम बात करें कि भोजन के जो मोलेकुल होते हैं वो 6 कार्बन मोलेकुल्स होते हैं, जैसे कि C6H12 और 6। तो ये जो 6 कार्बन मोलेकुल होते हैं इसे पाइरुवेट में दिया जाता है 3 कार्बन मोलेकुल्स में, और इसे जो है वो आगे का प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जैसे ही भोजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है जब पाइरुवेट प्रवेश करता है तो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, जब भोजन के मोलेकुल जो है वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान जो है पाइरुवेट बनता है, तो टू पाइरुवेट बनता है। एक भोजन के एक मोलेकुल से जो है, यानी एक अणु से जो है टू पाइरुवेट बनता है। और टू पाइरुवेट जो है, टू पाइरुवेट और साथ ही साथ टू एटीपी, ये प्रवेश करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलता है, एक साइकिल चलता है जिसे हम क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं, क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। क्रेब्स चक्र का खोज भी क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ही किया था। तो ये जो क्रेब्स चक्र चलता है, इस दौरान होता क्या है कि पाइरुवेट जो है ना, पाइरुवेट को तोड़ दिया जाता है एटीपी के रूप में। पाइरुवेट को तोड़ा जाता है एटीपी के रूप में। जैसे एक पाइरुवेट का मतलब, एक पाइरुवेट जो होता है वो 18 एटीपी के बराबर होता है, यानी एक पाइरुवेट 18 एटीपी के बराबर होता है। तो टू पाइरुवेट जो होता है वो 36 एटीपी के बराबर होगा। और प्लस टू एटीपी जो है, सॉरी, टू एटीपी जो है जो कि साइटोप्लाज्म में बना हुआ था, जो सॉरी ऐसे बना तो 4 एटीपी था, लेकिन 2 एटीपी जो है वो खर्च हो गया था। बचा कितना रह गया था? 2 एटीपी। तो इसके साथ जैसे ही 2 एटीपी मिलेगा तो हमारे पास टोटल एटीपी हो जाएगा 38 एटीपी। 38 एटीपी मिलके जो है ग्लूकोज के, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बराबर होता है। यही ग्लूकोज जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। यही ग्लूकोज जो है हमें एनर्जी के रूप एनर्जी देता है, जिससे कि हम काम करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे शरीर में पूरी तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरा होता है। ये जो प्रोसेस हमारे सेल के अंदर हुआ, इसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, यानी कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप से जो है ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे कि अगर हम देखें थोड़ा सा, तो ग्लूकोज जो होता है ना, जैसे कि फूड मोलेकुल जो होता है ग्लूकोज के फॉर्म में जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दीर्घों के द्वारा, उसके बाद जब सेल के अंदर पहुंचता है, तो सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में जो है ग्लूकोज का जो होता है एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, जिस दौरान जो होता है ना ग्लूकोज जो होता है वो पाइरुवेट में टूट जाता है। पाइरुवेट में ग्लूकोज जो होते हैं एक 6 कार्बन मोलेकुल होते हैं, 6 कार्बन मोलेकुल, और पाइरुवेट जो होते हैं वो 3 कार्बन मोलेकुल्स होते हैं। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, इसमें हमें 3 केस प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि इन केस अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाए, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है या हम कह सकते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट। ईस्ट के अंदर जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑब्सेंस ऑफ O2, ऑब्सेंस ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है जब पाइरुवेट जो होता है ब्रेक डाउन होता है तो इथेनॉल बनता है, इथेनॉल। और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होता है, एनर्जी भी रिलीज होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। ये होता है ईस्ट में। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ईस्ट में। इसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में प्रोसेस होने के कारण इसे अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। और एक सेकेंड केस है, सेकेंड केस में जो है अगर हम देखें तब प्रेजेंट ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब पाइरुवेट जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि हमारे शरीर में जो होता है पाइरुवेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब प्रवेश करता है और वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पाइरुवेट का ब्रेक डाउन होता है तो पाइरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज करता है, और साथ ही साथ H2O यानी जल जो है ना वो रिलीज करता है। ये प्रोसेस हमारे अंदर होता है, यानी ह्यूमंस के अंदर होता है, या कह सकते हैं एनिमल्स के अंतर्गत होता है। और थर्ड केस है कि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति तो है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कम है। ऐसा तब होता है जब हम कभी हार्ड वर्क करें या एक्सरसाइज वगैरह कर, बहुत अधिक एक्सरसाइज वगैरह कर दे। इस दौरान क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं और जल्दी जल्दी उसे छोड़ देते हैं। तो जल्दी लेने और जल्दी छोड़ने के क्रम में जो है बाकी का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है। इस कारण से क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता तो है लेकिन कम मात्रा में पहुंचता है। अगर ऑक्सीजन के कमी के कारण जो है, अगर मतलब कमी वाला स्थिति में जो है अगर पाइरुवेट जो होता है ब्रेक डाउन होता है, तो ये जो है लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड। और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करता है।
तो लैक्टिक एसिड जो होता है ना वो धीरे हमारे मांसपेशियों में जम जाता है, जिस कारण से हमारे शरीर में तनाव होने लगता है, हमारे मांसपेशियों में तनाव होने लगता है, जिस वजह से हमें ऐंठन वगैरह महसूस होने लगता है और पेन भी होता है। अगर हम देखें ईस्ट में, तो ईस्ट में जो एथेनॉल का प्रोसेस जो होता है, जो ईस्ट में जो है अवायवीय श्वसन के द्वारा दौरान जो है ना एथेनॉल का जो है फॉर्मेशन होता है, यानी बनता है। ये जो अवायवीय श्वसन है, ये जैसे हड़िया वगैरह बनाने में, नाड़ी वगैरह बनाने में, या आप कह सकते हैं जलेबी बनाने में, ब्रेड बनाने में इसका यूज किया जाता है। और प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन के मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट का, तो इसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट का, तो इसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे जो लंग्स होते हैं इसकी पूरी जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो सकता है? एक इसका सतही क्षेत्रफल कितना हो सकता है? हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा लंग्स का क्षेत्रफल भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन इसके अंदर जो एल्वियली है, इस एल्वियली का क्षेत्रफल आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना होगा? हमारे शरीर में जितने एल्वियली है इस सारे को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 80 मीटर स्क्वायर जो है ना पूरा एरिया बन जाएगा। 80 मीटर स्क्वायर कहने का मतलब एक टेनिस टेबल खेला जा सकता है। हमारे लंग्स में जो है इतनी एल्वियली जो है पूरे मिलके इतना मतलब सरफेस एरिया जो है एक्वायर करती है। अगर इसे हम पूरी तरह से ओपन कर दे एल्वियली को, तो सारे एल्वियली मिलके 80 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो घेर लेंगे, जिसमें एक टेनिस टेबल आसानी से खेला जा सकता है। क्या होगा यदि मनुष्य के अंदर जो है और डिफ्यूजन प्रोसेस से ही सिर्फ रेस्पिरेशन हो? जैसे कि कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने स्किन के माध्यम से ही सिर्फ श्वसन करते हैं। तो अगर मनुष्य के अंदर भी अगर ऐसा हो कि यही डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से रेस्पिरेशन करे तो क्या होगा? जैसे हम हमारे शरीर में अगर इधर एक साइड जिसे नाक के माध्यम से श्वसन करते हैं, अगर इस प्रोसेस से अगर श्वसन किया जाता है और लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस से ही सिर्फ मतलब ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, यानी हार्ट का काम नहीं होता, हार्ट जो है ब्लड पंप करने का काम नहीं करता, तो क्या होता है? तो होता है कुछ यूं कि हमारे एक श्वसन चक्र पूरा होने में, यानी हम श्वास मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस श्वास अंदर ग्रहण करने और पूरे शरीर में फैलने में करीब 3 वर्ष का समय लगता है। 3 इयर्स का। जस्ट इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कितने कितने ब्लड वेसल्स, कितने कैपिलरीज फैले हुए हैं।